गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी विषय का चयन किया है। विषय है संस्कृति, कल्चर। और कल्चर के संदर्भ में मेरी आपसे ये दूसरी मुलाकात है। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। मैंने मेरे कल के पिछली वीडियो में आपसे संस्कृति का सामान्य अर्थ, परिभाषा के ऊपर चर्चा की, जहां मैंने बताया आपको कि साहित्य में, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशोलॉजी में कल्चर को किस प्रकार से डिफाइन किया है और कल्चर का हमारे आम जीवन में किस तरीके से उपयोग है, प्रयोग है, महत्व है। इसके संदर्भ में मैंने कल आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज बताऊंगा मैं आपको कि कल्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या क्या है। पहला है संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति मानव निर्मित है, इसका अर्थ है कि संस्कृति व्यक्ति को जैविकीय रूप से, बायोलॉजिकल रूप से नहीं प्राप्त होती। इसे व्यक्ति या तो सीखता है या समाज उसे प्रदान करता है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक, शारीरिक विशेषताएं होती है, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जाने वाली आँखें, हाथों और उसमें अंगूठे की स्थिति, गर्दन की संरचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है। और इसी कारण वह संस्कृति का निर्माता है, विकसित कर सका और अपने विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव नए नए आविष्कार करता है और उन्हें मानव जाति के अनुभवों में संजोता है। संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ और वह अति प्राणी कहलाने का अधिकारी है। दूसरा है संस्कृति सीखी जाती है। हावल कहते हैं संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों, बिहेवियर पैटर्न्स का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं वरन पशुओं में भी होती है, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंग नहीं है, अपितु केवल पशु का व्यक्तिगत व्यवहार है। सामूहिक व्यवहार की प्रथाओं, जन रीतियों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि को जन्म देते हैं और ये केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं, पशुओं में नहीं। और तीसरा है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, यानी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। संस्कृति चूंकि सीखी जा सकती है, इसलिए ही नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ घोषित करने में उसकी भाषा का भी महत्वपूर्ण हाथ है। भाषा के कारण ही वह अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। वह अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन, संकेतों के माध्यम से हस्तांतरित करता है। नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है।
जिसमें वे स्वयं का अनुभव भी जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से मानव ज्ञान व संस्कृति का कोश दिनों दिन बढ़ता जाता है। चौथा है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती हैं, अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। हर समाज की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, जो संस्कृति भिन्नताओं को जन्म देती है। एक समाज की संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। पांचवा है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, वरन संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही होता है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति 5, 10 या 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वरन संपूर्ण समूह या समाज के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की उपज है। संस्कृति के अंग जैसे प्रथाएं, जनरीतियां, भाषा, परंपरा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं को प्रकट नहीं करती, वरन संपूर्ण समाज की जीवन विधि, वे ऑफ लाइफ का प्रतिनिधित्व करती है। छठवां है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। जब संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरे संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। उदाहरण के रूप में जब हम समाज में संस्कृतियों की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है। नेक्स्ट, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की यह विशिष्टता होती है कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं होती है। उनकी पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। प्रकार्यवादियों ने संस्कृति के प्रकारों पर अधिक बल दिया है। प्रकार्यवादियों मल्नस्की, रैडक्लिफ ब्राउन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको जो एक ऊपर वाला पॉइंट था उसका एक एग्जाम्पल और दूँ। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। जैसे मसाई जनजाति है, मसाई जनजाति में जब अतिथि आता है, गेस्ट आता है, तो वो एक दूसरे के मुंह पे थूक करके अतिथि सत्कार करते हैं। लेकिन जब हम सभ्य समाजों की बात करें तो वहाँ मुंह पे थूकने को तो हम बहुत ज़्यादा अदरवाइज ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा कटुता का प्रतीक हो जाएगा। लेकिन उनके वहाँ वो आदर्शात्मक व्यवहार है, लेकिन हमारे समाजों के संदर्भ में वो है हीनता, घृणा का व्यवहार है। यानी उनके लिए वो श्रेष्ठ है, हमारे लिए वो हीन है। क्यों? क्योंकि संस्कृति समूह का एक आदर्शात्मक व्यवहार है। व्यक्ति अपनी संस्कृति से प्रतिमानों को, व्यवहारों को, क्रियाओं को सीखता है, अपनाता है, अपने व्यक्तित्व में ढालता है, क्योंकि वो अपना मूल्यांकन अपनी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में करता है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। पहाड़ी भागों, मैदानी, रेगिस्तानी, बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृति में पर्याप्त अंतर होता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति ने अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही ढाला है। शीत प्रदेश में रहने वाले लोगों के मकान एवं वस्त्रों की बनावट उष्ण
प्रदेशों में रहने वालों से भिन्न होती है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलता का गुण देखा जा सकता है। भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक युग से भिन्न है, क्योंकि समय के साथ साथ संस्कृति ने अपने आप को बदला है। अगला है, संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। संस्कृति इकाइयाँ, जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व कल्चरल ट्रैक्ट कह रहे हैं एवं सांस्कृतिक संकुल कल्चरल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं वरन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती है। समनर का मत है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता की ओर खिंचाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इकाइयाँ संगठित होकर एक सामूहिकता या समग्रता का निर्माण करती है। उसे ही संस्कृति कहते हैं। लघु समाजों में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में एकता स्पष्ट देखी जा सकती है, क्योंकि वहाँ संस्कृति में तनाव एवं संघर्ष पैदा करने वाली शक्तियाँ अधिक क्रियाशील नहीं होती। नेक्स्ट है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पे होती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति जापानी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति से भिन्न होता है। लास्ट है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। सुपर इंडिविजुअल और सुपर ऑर्गेनिक है। क्रॉबर ने संस्कृति की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अधिवैयक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग करता है, संपूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण समूह द्वारा ही होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक नेता आदि पैदा होते हैं। वे समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि में अनेक परिवर्तन लाते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म की स्थापना करते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे ही संपूर्ण संस्कृति के वाहक एवं निर्माता हैं। किंतु ये विचार भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इन महान व्यक्तियों ने जो विचार ग्रहण किए वे भी उनके पूर्व समाज में विद्यमान थे। तक कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता। ये केवल अपनी ओर से उसमें कुछ योगदान ही देता है। प्रत्येक संस्कृति का निर्माण, विकास, विस्तार, परिमार्जन होता रहता है, जिसे रोकने या वश में करने की क्षमता किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होती। इस अर्थ में संस्कृति अधिवैयक्तिक है। ये आज हमने जानने समझने का प्रयास किया संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं। कल आपको बताएंगे संस्कृति के जो दो भाग हैं, भौतिक और अभौतिक। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे ये सलाह रहती है, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। अपनी समस्या, जिज्ञासा के संदर्भ में इनबॉक्स में आके कमेंट्स करें। पुनः आपके स्वस्थ रहने की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।